आज हम एक और डरावने मामले को आपके सामने लाने जा रहे हैं। ये कहानी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से शुरू होती है। पनवेल तालुका में धामनी नाम का एक गांव बसा हुआ है। इस गांव के पास से एक नदी गुजरती है। ये नदी गहरी है और इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। ये घटना 14 दिसंबर 2022 की है। उस दिन दोपहर का वक्त था। धामनी गांव के कुछ लोग रोज की तरह पुल से होकर जा रहे थे। तभी किसी की नजर पुल के नीचे खंभे के पास गई। उसने देखा कि कोई शख्स मुंह के बल वहां पड़ा हुआ था। उसका आधा सिर पानी में डूबा था। ये देखकर गांव वाले एकदम रुक गए। उन्होंने फौरन पनवेल पुलिस स्टेशन को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत मामले को अपने हाथ में ले लिया। यह इलाका बहुत घना था। चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की। उन्होंने हर चीज को गौर से देखा। यह एक महिला से जुड़ा मामला था। उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच होगी। पहले लगा कि शायद वह पानी में डूबकर मर गई, लेकिन यह सोच गलत निकली। साफ था कि इसके पीछे कुछ और बात थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दिए। साथ ही उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान भी थे। क्या यह हत्या थी? पुलिस ने उस जगह की पूरी छानबीन की। क्या उन्हें उसका पर्स, आईडी कार्ड या कुछ और मिला? लड़की का चेहरा साफ था, यानी उसे पहचाना जा सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। गांव के लोग भी उसे पहचान नहीं सके। उनका कहना था कि इस इलाके में ऐसा चेहरा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इससे लगता था कि वह बाहर से आई होगी। शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट से सच सामने आया। दरअसल उसका गला घोंटा गया था। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए। यह हत्या का मामला था। लड़की की मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। शायद 24 घंटे या उससे भी कम समय हुआ होगा। चूंकि यह हत्या थी, इसलिए 15 दिसंबर तक पनवेल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। अब जांच शुरू करने का वक्त था। हत्यारे को खोजना था, लेकिन उससे पहले उसकी पहचान जरूरी थी। चूंकि यह हत्या का केस था, इसीलिए स्थानीय पुलिस ने इसे क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले वे उस जगह गए जहां शव मिला था, यानी धामनी गांव की नदी का किनारा। वहां दोबारा जांच की गई। अस्पताल में लड़की का शव देखा गया। पुलिस ने उसके पास मिली चीजों को भी चेक किया। कोई खास चीज हाथ नहीं लगी। लड़की ने चप्पल पहन रखी थी। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें मिली। उसने कोई गहना नहीं पहना था, न बाली न झुमके, कुछ भी नहीं, जबकि आमतौर पर लड़कियां कुछ न कुछ पहनती हैं। इससे अंदाजा लगा कि हत्यारे ने शव ठिकाने लगाने से पहले गहने उतार लिए होंगे। तभी क्राइम ब्रांच की नजर उसकी सैंडल पर गई। उसे देखकर वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? इसी बीच क्राइम ब्रांच ने जिले और आसपास के थानों में मैसेज भेजा कि एक अज्ञात लड़की मिली है। अगर कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट हो या कोई शिकायत आए तो तुरंत बताएं। खैर, पुलिस ने सैंडल को गौर से देखा। तब पता चला कि यह हाल ही में खरीदी गई होगी। यह बिल्कुल नई दिख रही थी। सैंडल पर उस कंपनी का नाम भी लिखा था जो इसे बनाती थी। यह एक स्थानीय फुटवेयर कंपनी थी। अब सैंडल से उसकी पहचान करनी थी। मुश्किल यह थी कि ऐसे सैंडल सैकड़ों लोग पहनते होंगे। ये रोज बिकते होंगे, कई दुकानों पर मिलते होंगे। यह कैसे पता चलेगा? पुलिस ये जानना चाहती थी कि सैंडल कहां से खरीदे गए। इसलिए उन्होंने उस कंपनी से संपर्क किया जिसके सैंडल थे। उनसे पूछा कि ये सैंडल कहां भेजे जाते हैं, किन दुकानों को ये सप्लाई होते हैं, हाल ही में किन दुकानों ने ऐसे सैंडल मंगवाए। इस तरह पुलिस को 3 दुकानों का पता चला जहां ऐसे सैंडल सप्लाई हुए थे। एक पनवेल में, एक वाशी में और एक मुंबई में थी। अब क्राइम ब्रांच ने 3 अलग अलग टीमें बनाई। हर टीम के पास लड़की की शॉल और चप्पल की तस्वीर थी। वे तीनों दुकानों पर गईं। दुकानों में तस्वीरें दिखाई गईं और वहां पूछताछ की गई। यह सब 15 और 16 दिसंबर के बीच चल रहा था। वाशी की एक जूते की दुकान पर पहुंचे। वहां के सेल्समैन ने चप्पल को देखते ही पहचान लिया। उसने कहा कि उसने ही यह चप्पल बेची थी। जब पुलिस ने लड़की की फोटो दिखाई तो उसने उसे भी पहचान लिया। ये लड़की चप्पल खरीदने आई थी।
ये बात करीब 1 हफ्ते या 10 दिन पुरानी थी। अच्छी बात यह थी कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस ने फुटेज देखना शुरू किया। सेल्समैन के बताए टाइमलाइन को आगे पीछे करके देखा। 6 दिसंबर की फुटेज में जांच शुरू की। एक ग्राहक को देखते ही सेल्समैन बोला कि यही वह लड़की है। पुलिस ने गौर किया तो सचमुच वही दिख रही थी। फिर और ध्यान दिया तो देखा कि उसके साथ एक लड़का भी था। वह देखने में हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा था। लड़की ने सैंडल पसंद की और खरीद ली। लड़का बिल काउंटर पर पैसे दे रहा था। पुलिस ने बिल की कॉपी चेक की। वह लड़की के नाम पर था। यहां से उसका नाम पता चला, उर्वशी वैष्णव। ये लड़की नवी मुंबई के कोपर खैराना इलाके की थी। इस तरह उसके बारे में जानकारी मिली। लेकिन उसके साथ वह लड़का कौन था? उसे देखकर लगता था कि वह जिम में वर्कआउट करता होगा। शायद वह बॉडी बिल्डर था। चूंकि लड़की कोपर खैराना की थी, इसलिए संभावना थी कि वह लड़का भी उसी इलाके या पास का होगा। वह जरूर किसी जिम में जाता होगा। पुलिस ने सभी जिमों की जानकारी जुटाई। फुटेज में दिखे लड़के की तस्वीर लेकर पूछताछ की। जिमों के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए। शायद ये लड़का कुछ बता पाए कि उसके साथ क्या हुआ। यह भी हो सकता था कि वह हत्यारा ना हो। फिर 17 दिसंबर का दिन आया। उसी दिन नवी मुंबई के पुलिस स्टेशन से एक शख्स को फोन आया। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसका नाम पारस वैष्णव था। फिर पारस का चचेरा भाई जितेंद्र और बहनोई निरुल थाने पहुंचे। वहां से उन्हें पनवेल पुलिस स्टेशन जाने को कहा गया। बाद बहनोई और चचेरा भाई पनवेल पहुंचे। पारस का भाई भी साथ था। पनवेल पुलिस स्टेशन में उन्हें एक फोटो दिखाई गई। ये फोटो धामनी गांव की नदी के किनारे मिली लड़की की थी। इसे देखते ही तीनों समझ गए कि यह उनकी बहन उर्वशी है। अब पुलिस को मृतक की पहचान मिल चुकी थी। क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ शुरू की। पूरी कहानी सामने आ गई। वह कौन थी? क्या करती थी? कैसे गायब हुई? ये सब किसने किया? क्या आपको किसी पर शक है? वह वहां कैसे पहुंची? पुलिस को ढेर सारी जानकारी मिली। लड़की का पूरा नाम था उर्वशी सत्यनारायण वैष्णव। उसका असली घर राजस्थान के बूंदी में था। वहां वह विभानवा रोड दयानंद कॉलोनी में रहती थी। लेकिन वह अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ रहती थी। यह जगह थी नवी मुंबई का कोपर खैराना, सेक्टर 9। 27 साल की उर्वशी पिछले 6-7 साल से नवी मुंबई में थी। वह नेरुल के सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर थी। यह अच्छी बात थी कि उसके पास नौकरी थी। वह ठीक ठाक कमाई कर लेती थी। उसके पास अपनी कार भी थी, एक लाल बलेनो। 13 दिसंबर को सुबह 9:30 पर वह अपनी कार से रेस्टोरेंट गई। उसके साथ उसका दोस्त रियाज खान था। कार को उसका दोस्त ही ड्राइव कर रहा था। उर्वशी को रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद रियाज वापस आया। यह दोपहर 11:30 की बात है। उसने पारस से एक कप कॉफी मांगी। पारस ने उसे कॉफी बनाकर दी। फिर वह उर्वशी की कार लेकर चला गया। शाम 5 बजे उर्वशी ने अपने भाई को फोन किया। उसने कहा कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। वह घर लौट रही है। कभी उसका भाई उसे लेने जाता था, कभी उसके दोस्त उसे लेने आते थे, कभी वह अकेले घर आती थी। लेकिन 13 दिसंबर की शाम को भाई का फोन नहीं आया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अंधेरा छाने लगा। फिर भी उर्वशी घर नहीं पहुंची। भाई ने उसे फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसका जीजा मुंबई में रहता था। भाई ने उसे फोन कर बताया कि उर्वशी अभी तक घर नहीं आई। वह भी कोपर खैराना पहुंच गए। पारस ने उर्वशी के दोस्त रियाज को फोन लगाया। रियाज भी हैरान था कि वह घर क्यों नहीं पहुंची। अगले दिन उम्मीद थी कि वह लौट आएगी, लेकिन वह नहीं आई। तब पारस, जितेंद्र, जीजा और रियाज नेरुल थाने गए। वहां उर्वशी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। लेकिन 17 दिसंबर को उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस ने उसके भाइयों और जीजा से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? तीनों ने बिना हिचक रियाज का नाम लिया। देर रात वह उर्वशी की कार लेकर अकेले आया था। कार पार्क की और अपनी बुलेट से चला गया। जितेंद्र ने उसे ऐसा करते देखा था। उसने यह भी देखा कि उर्वशी उसके साथ नहीं थी। हालांकि रियाज गुमशुदगी की शिकायत के लिए थाने गया था, लेकिन फिर वह गायब हो गया। जब पारस ने पहली बार रियाज को फोन किया, उसने अनजान बनने की कोशिश की।
फिर उसने फोन काट दिया। उसके बाद उसने कभी कॉल नहीं उठाया। वह 15 दिसंबर से लापता था। पुलिस को जूते की दुकान से फुटेज मिली जिसमें उर्वशी एक लड़के के साथ सैंडल खरीद रही थी। पुलिस ने यह फुटेज भाइयों को दिखाया। उन्होंने तुरंत कहा कि यह रियाज खान है। इधर क्राइम ब्रांच की टीमें जिमों में तैनात थीं। उन्होंने फुटेज चेक किए। 17 दिसंबर को पता चला कि रियाज एक जिम ट्रेनर है। वह घनसौली के जिम में पर्सनल ट्रेनिंग देता था। पुलिस को उसका पता मिल गया। यह था बिल्डिंग नंबर 26, महादा कॉलोनी, गौतम नगर, गोवंडी वेस्ट, मुंबई। क्या सचमुच रियाज उर्वशी का कातिल था? क्या उसने उसे मारा? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस के सामने कई सवाल थे। जब पुलिस रियाज के घर पहुंची तो वह वहां नहीं था। सिर्फ उसकी पत्नी और बेटी थीं। पत्नी ने कहा कि वह घर नहीं आया। उसे नहीं पता कि वह कहां है। अब पुलिस ने रियाज की तलाश शुरू की। उसकी कॉल डिटेल और लोकेशन हिस्ट्री मिली। सीडीआर से पता चला कि उसने किसी से बात की थी। नंबर इमरान शेख के नाम पर था। पुलिस ने उस वक्त की लोकेशन चेक की। 13 दिसंबर की शाम को रियाज और इमरान एक ही जगह थे। उन्होंने शिलफाटा से शुरुआत की, फिर नेरुल गए, फिर खंडा कॉलोनी, फिर दोबारा नेरुल, फिर अकुरली और आखिर में पनवेल। नेरुल तक उर्वशी की लोकेशन भी उनके साथ थी। बीच में उसकी लोकेशन बंद हो गई। इमरान और रियाज पनवेल पहुंचे, वहां कुछ देर रुके, फिर शिलफाटा लौट आए। यहां से दोनों की लोकेशन अलग हो गई। अब रियाज के साथ एक और संदिग्ध सामने आया, इमरान शेख। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वह इंडियन नेल नगर गोवंडी के पास रहता था। वह पार्सल डिलीवरी का काम करता था। पुलिस ने उसे 18 दिसंबर तक पकड़ लिया। उसे पूछताछ की गई। उसकी मदद से रियाज भी पकड़ा गया। रियाज और इमरान ने मिलकर उर्वशी की हत्या की। उन्होंने पहले बताया कि हत्या कैसे की, फिर उसकी वजह भी बताई। 13 दिसंबर की सुबह रियाज अपनी बाइक से उर्वशी के घर गया। उसने बाइक वहीं छोड़ दी। फिर वह उर्वशी को रेस्टोरेंट ले गया। दोपहर 1:30 पर वह उसके घर लौटा। उसने कॉफी पी। वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था ताकि बाद में कोई शक न करे। शाम को वह इमरान को लेने शिलफाटा गया। उसे लेकर वह उर्वशी को लेने नेरुल पहुंचा। उसने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उर्वशी की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। वह खुशी खुशी साथ चल दी। कार रियाज चला रहा था। उर्वशी उसके बगल में बैठी थी। इमरान पीछे की सीट पर था। रियाज के इशारे पर इमरान ने नायलॉन की रस्सी निकाली जो उसने पहले से सीट के नीचे छिपा रखी थी। उसने पीछे से उर्वशी का गला घोंटना शुरू किया। इसमें उर्वशी के दुपट्टे का भी इस्तेमाल हुआ। रियाज ने उसके हाथ पकड़े रखे ताकि वह हिल न सके। इस तरह चलती कार में उसकी हत्या कर दी गई। फिर दोनों हत्यारे पनवेल गए। पहले उर्वशी रियाज के साथ वहां घूमने आती थी, इसलिए वह जगह उसे अच्छे से पता थी। वह इलाका सुनसान था। वहां कम ही लोग आते थे। रात में तो कोई नहीं आता था। इसीलिए वे रात के अंधेरे में वहां पहुंचे और उर्वशी की लाश को धामनी गांव के पुल से नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि वह पानी में बह जाएगी, लेकिन अंधेरे की वजह से ठीक से दिखा नहीं। उर्वशी खंभे पर अटक गई। उसका आधा सिर पानी में डूबा, बाकी हिस्सा खंभे पर लटक रहा था। रियाज ने उसका पर्स और एटीएम कार्ड पहले ही ले लिया था। उसकी सारी पहचान वाली चीजें उसके पास थीं। फिर वह वापस आया और इमरान को छोड़ दिया। रात 9 बजे से 10 बजे के बीच उसने पेट्रोल पंप से ईंधन भरा। वह इतनी दूर गया था कि कार का ईंधन खत्म हो गया था। शायद इसीलिए उर्वशी के भाई को उस पर शक हुआ। फिर वह उर्वशी के घर पहुंचा, कार पार्क की और अपनी बुलेट लेकर निकल गया। उसके बाद उसने उर्वशी के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया। 20,000 रुपए निकाले, फिर 1.5 लाख रुपए और निकाले। हालांकि इतने पैसे निकल सकते हैं या नहीं, यह बैंक और कार्ड पर निर्भर था। रियाज ने एक अनजान महिला की मदद से 1.5 लाख निकाले। यह सुबह का वाकया था। अब रियाज ने बताया कि उसने हत्या क्यों की। दरअसल उर्वशी से उसकी मुलाकात बार में हुई थी। वहां वह काम करती थी। वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दोनों करीबी दोस्त बन गए। यह मुलाकात घटना से 7 महीने पहले हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। फिर दोनों में प्यार हो गया। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। उर्वशी ने उसे अपने भाइयों और परिवार से मिलवाया।
सब उसे जानते थे। रियाज उर्वशी के साथ बूंदी भी गया था। वहां उसका पैतृक घर था। उर्वशी ने उसे दोस्त के रूप में पेश किया, बॉयफ्रेंड के तौर पर नहीं। वह रियाज से बहुत प्यार करती थी। वह उससे शादी करना चाहती थी। रियाज ने वादा किया था कि जनवरी 2023 में शादी करेगा, लेकिन बाद में उर्वशी को सच पता चला। रियाज पहले से शादीशुदा था। उसकी एक बेटी भी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी 3 शादियां हुई थीं। 2 को तलाक दे दिया था। तीसरी पत्नी से उसकी बेटी थी। फिर भी उसने उर्वशी को गर्लफ्रेंड बनाया और शादी का झूठा वादा किया। ये जानकर उर्वशी को बड़ा झटका लगा। उसने रियाज को धमकी दी, कहा कि वह पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत करेगी और अपने परिवार को सब बता देगी। दोनों में खूब झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ गया। वे फिर पहले जैसे रहने लगे। अब उर्वशी ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया। उसने कहा कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह पुलिस में जाएगी और उसके घर वालों को सब बता देगी। उर्वशी उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन रियाज उसे हटाना चाहता था, पर ऐसा हो न सका। आखिरकार रियाज ने उसे मारने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर उसने सच बता दिया तो बदनामी होगी। हत्या से कुछ दिन पहले उर्वशी उसे राजस्थान ले गई। वहां किसी की शादी में शामिल होना था। शादी से लौटने के बाद वह शादी की जिद करने लगी। अब रियाज को उसे खत्म करना था, लेकिन कैसे? इसी बीच उसके दोस्त इमरान ने संपर्क किया। उसने कहा कि उसे पैसे चाहिए, कुछ उधार दे दो, वह बाद में लौटा देगा। रियाज के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि इसे भी प्लान में शामिल कर लूं। उसने इमरान से कहा कि कर्ज की जरूरत नहीं, मेरे साथ एक काम कर, काम के बाद 20,000 दूंगा, लौटाने की जरूरत नहीं। पैसों के लालच में इमरान तैयार हो गया। वह हत्या की साजिश में शामिल हो गया। हत्या के बाद रियाज ने उसे 20,000 दिए। रियाज ने पुलिस को सब बताया। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी, सबूत जुटाने शुरू किए। उर्वशी और रियाज सीसीटीवी में साथ दिखे। रियाज अकेले एटीएम से पैसे निकालता दिखा। उसने नेरुल के एक एटीएम से पैसे निकलवाए। एक अनजान महिला ने उसकी मदद की। पेट्रोल पंप पर उसने पेट्रोल भरा। कैमरे में सब रिकॉर्ड था। कॉल डिटेल और लोकेशन हिस्ट्री भी मिली। मुश्किल यह थी कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने हत्या या लाश ठिकाने लगाते नहीं देखा। सिर्फ परिस्थितिजन्य और तकनीकी सबूत थे। 16 मार्च 2013 को केस शुरू हुआ। अब तक 49 गवाहों की गवाही हो चुकी है। रियाज ने कई बार जमानत की अर्जी दी, लेकिन हर बार खारिज हो गई। पर 2 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी, यानी वह जमानत पर रिहा हो गया। इमरान के बारे में कोई अपडेट नहीं है। इस तरह एक शादीशुदा शख्स का अफेयर हुआ। लड़की को बिना सच जाने उससे प्यार हो गया। उसने रियाज से प्यार किया। फिर उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसे कई क्राइम के मामले सामने आते हैं। ये बढ़ते ही जा रहे हैं। रियाज ने जिस तरह उर्वशी को धोखा दिया और प्यार का ढोंग रचा, उसके लिए उर्वशी की मां, भाई और परिवार रियाज की फांसी की मांग कर रहे हैं और रियाज जमानत पर बाहर घूम रहा है। तो चलिए कहानी यहीं खत्म करते हैं। कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद।